जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। सर आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर, सर आई वांट टू बी ए बिहार दरोगा। तो ये चैनल आपके लिए हमेशा डेडिकेटेड है। और इससे पहले हमने आपको ज्योग्राफी बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आप यूट्यूब पे ड्रीम डोज ज्योग्राफी अगर मारते हो तो आपको वो दिख जाएगा। ज्योग्राफी आप कंप्लीट कर ले। इकोनॉमिक्स का ये 7th आपका क्लास है। हमने आपको पहले भी कहा है कि जो भी सब्जेक्ट हम आपको करवा रहे हैं कंसाइजली एंड कंसेप्चुअली उतना ही आपको करवाया जा रहा है जितना इस एग्जाम का डिमांड है। उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। उसको आपको सोर्स को लिमिट करके उसको आपको बार बार पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स का जितने क्लासेस हो चुके हैं वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपका 10 क्वेश्चंस अब आने लगे इकोनॉमिक्स से। और हमने 1275 के लिए जो पढ़ाया था 3 घंटे का हमने वीडियो लिया है, वो ऐप पे अभी भी होगा आपका इकोनॉमिक्स का। सिर्फ एक क्वेश्चन आपका पेपर में बाहर आया था। तो पूरा ट्रस्ट से आप इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए और नीचे लिंक होगा, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। स्टेटस के क्वेश्चंस आपको देखने हैं और उसको नोट डाउन भी करना है। देखिए, सब्जेक्ट वाइज आपको पीडीएफ भी दिया जा रहा है। हर एक सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से कंसाइजली एंड कंसेप्चुअली पढ़ाया जा रहा है। बेहतरीन लेवल का आपको पीडीएफ दिया जा रहा है। इसका भी आपको दिया जाएगा। श्योर सिलेक्शन ग्रुप जो आपके लिए बनाया गया है, ठीक है, नीचे लिंक है, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। श्योर सिलेक्शन जो ग्रुप या बैच जो आपका है। स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। इससे कंसेप्चुअली क्वेश्चंस भी आते हैं और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज हमारा टोटल फोकस रहेगा कि कंसेप्ट वाली चीज को हम खत्म करें और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ फैक्ट वाली चीज हम लोग कवर करेंगे। फिर से वही कह रहा हूं, उतना ही आपको पढ़ाया जा रहा है जितना इस एग्जाम का डिमांड है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बैंकिंग सिस्टम का हम लोग बात करें तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम में, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या है, दैट मींस मुद्रास्फीति क्या है। उसके बाद आपका मॉनेटरी पॉलिसी, उससे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, वो सब चीज हम लोग समझेंगे। उसके बाद फिजिकल पॉलिसी, दैट मींस राजकोषीय नीति, ठीक है, जो है आपका, दैट मींस फिजिकल पॉलिसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी से किस तरीके से डिफरेंट है। देखिए, सबसे पहले 2 क्वेश्चंस तो आप यही, आपको 3 क्वेश्चंस में यही आपको बता देता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है, एज ए टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि टीचर हर चीज आपको पढ़ाएगा, बट एग्जाम में आपको वो पॉइंट याद रखना है जो जिससे आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो वो हर एक पॉइंट को भी मैं साथ में लेके चलूं। जैसे ये 3 पॉइंट हमने लिखा है। देखिए, इन्फ्लेशन, तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति। तो इन्फ्लेशन और आपका अनएम्प्लॉयमेंट अगर साथ में हो जाए तो उस कंडीशन को क्या हम बोलते हैं, दैट मींस मुद्रास्फीति, ठीक है, प्लस आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी अगर दोनों हो जाए तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। अभी बस याद रखो, ठीक है, स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन कौन सा कंडीशन है, तो याद रखिएगा, स्टैगफ्लेशन एक ऐसा कंडीशन है जब हमारा जो सिचुएशन होता है वो क्या होता है, जिसमें आपका मुद्रास्फीति भी होता है और बेरोजगारी भी होता है। दैट मींस आपका इन्फ्लेशन भी होता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। तो उस कंडीशन को हम लोग स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ है मॉनेटरी पॉलिसी। याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, दैट मींस जो मौद्रिक नीति होता है ये आपका आरबीआई जारी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मौद्रिक नीति जो होता है वो हमेशा आरबीआई जारी करता है, पर जो आपका राजकोषीय नीति, दैट मींस आपका जो फिजिकल पॉलिसी होता है वो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करता है। या आप कर सकते हो कि जो फिजिकल पॉलिसी है वो जो रेगुलेट किया जाता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, और आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति जो है वो आपका आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन क्या है। उससे पहले देखिए किस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे कि पहला क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू आपके दरोगा में ऑलरेडी आ चुका है कि रिवर्स रेपो रेट का अगर वृद्धि होता है तो इससे क्या असर पड़ता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने थे। इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपका आता है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करें, ये क्वेश्चन आया हुआ है और इससे बहुत क्वेश्चंस आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो रेट एट विच रिवर्स, देखिए क्या है कि कौन सा ऐसा रेट है जिसमें रिजर्व बैंक जो है, ठीक है, क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक को क्या करती है, आपका ऋण देती है, या आप कह सकते हो कि लोन देती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है बहुत ही कम समय के लिए, मतलब रातकालीन तरलता, मतलब कि ओवरनाइट, मतलब एक नाइट के लिए जो
बैंक मतलब जो आपका आरबीआई है, जो कॉमर्शियल बैंक, अब ये कॉमर्शियल बैंक बहुत हो सकता है, तो एक बार क्वेश्चन ये देख लीजिए और ये एक और क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए चलिए, तो सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे और बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट वाइज इसको हम लोग करने वाले। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इन्फ्लेशन, और बहुत ही आसान भाषा में हम लोग करेंगे पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स। देखिए अगर हम लोग इन्फ्लेशन का बात करते हैं, ठीक है, मुद्रास्फीति का बात करते हैं, तो बेसिकली इन्फ्लेशन क्या, आपने बहुत ये वर्ड भी सुना होगा अभी, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट इतना है। देखिए इन्फ्लेशन मतलब होता है कि जब आपका परचेजिंग पावर जो है, ठीक है, वो घट जाए, मतलब खरीदने की जो आपकी क्षमता है वो घट जाए। इसका मतलब क्या है सर, तो ध्यान से और याद रखना, एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि सब चीज लिखा हुआ मिलेगा, हर एक चीज, अब बस ध्यान रखिए यहाँ, ठीक है। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति मतलब जब आपका खरीदने का जो क्षमता है वो क्या हो जाता है, वो घट जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज आज 100 रुपया का है, ठीक है, और आपके पास 100 रुपीज है, तो आज तो आप उस चीज को खरीद पा रहे हो, बट अगले साल होगा क्या, उस चीज का दाम जो हो जाएगा 107 रुपया हो जाएगा और अगले साल आप नहीं खरीद पाओगे। तो ये क्या हो गया, ये महंगाई हो गया। तो सिंपल वर्ड में अगर बोले इन्फ्लेशन, अगर मैं बोलूं मुद्रास्फीति बोलूं तो महंगाई। और इसको और अगर हम इकोनॉमिक टर्म में देखें तो जब आपका खरीदने का जो क्षमता है वो घट जाता है। आज तो आप कोई चीज खरीद पा रहे हो, ठीक है, बट हो सकता है कि अगले साल उस चीज को आप नहीं खरीद पाओगे। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया। क्यों, क्योंकि मुद्रास्फीति हो गया। मुद्रास्फीति आपको समझ में आया, इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम जो भी आप कमा रहे हो, कम से कम हर साल उसका 7 से 8% आपको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। मान लो आप साल का इस साल 1 लाख कमा रहे हो, तो अगले साल कम से कम अगले साल से आपका कमाई जो होना चाहिए कम से कम 1,07,000 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पाओगे, जो आपका मुद्रास्फीति है उसको आप बीट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। इतना चीज समझ में आया। तो आपने ये समझा कि इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति मतलब होता है कि कोई भी, ठीक है, ठीक है, कोई भी चीज को जब हम खरीदना चाहते हैं और हमारे खरीदने का जो क्षमता है वो घट जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि क्या हो गया, महंगाई हो गया है, इन्फ्लेशन हो गया है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, इस तरीके का हम बात करते हैं। दूसरा चीज अगर इसका और एक टर्म में अगर हम लोग देखें कि आखिर ये इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, तो सिंपल एक दिमाग में अगर कॉमन अगर चीज देखोगे कि अगर कोई चीज का डिमांड बहुत लोग करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई एक कार आ गया मार्केट में, उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप भी खरीदना चाह रहे हो, कोई और भी खरीदना चाह रहा है, कोई और भी खरीदना चाह रहा है, तो उस चीज का डिमांड बढ़ गया। और डिमांड कब बढ़ेगा, जब लोगों के पास पैसा आएगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर मार्केट में बहुत सारा पैसा आ जाएगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, तो क्या होगा, वो इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। यही इकोनॉमिक्स बोलता है। अब बोलोगे सर अब ये पैसा कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है आप बैंक से लोन ले रहे हो, ठीक है। आजकल आप देखते हो कि पहले के जमाना में जब गांव था तो मतलब हमारे घर में अगर टीवी है तो 10 लोग देखने आते थे आपके घर, बट आज देखोगे टीवी का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। पहले समय में क्या था, एक मोटरसाइकिल होता था 10 गो घर में से एगो में, बट अभी क्या हो गया, हर घर घर में मोटरसाइकिल। क्यों, क्योंकि लोगों ने ईएमआई, लोन, बहुत सारे चीजें, तो मतलब मार्केट में जो, ठीक है, आप देखोगे कि मार्केट में, आप सिचुएशन समझिएगा, मार्केट में क्या हो गया है, पैसा आ गया। अगर मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाएगा, मार्केट में पैसा आने का डेट मीन्स होता है लिक्विडिटी, जिसको बोला जाता है, ठीक है, इकोनॉमिकल टर्म में लिक्विडिटी या तरलता। तो मतलब लोगों के पास अगर पैसा आ जाएगा तो उसी चीज को सब लोग खरीदना चाहेंगे, सब लोग खरीदना चाहेंगे, जिससे उसका डिमांड बढ़ जाएगा। किसका, उस चीज का डिमांड बढ़ जाएगा, और डिमांड जैसे कोई चीज का बढ़ेगा, सिंपल है, उसका प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो लोगों का क्या हो जाएगा, क्षमता, जो खरीदने का क्षमता है वो घट जाएगा। तो आपने यहां से दो चीज समझा। सबसे पहले आपने ये समझा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन, दूसरे में मैंने आपको ये समझा कि आखिर इन्फ्लेशन कैसे क्रिएट होगा। तो इन्फ्लेशन का जो सबसे बड़ा क्रिएट होने का जो ये है वो है आपका मनी फ्लो, कि अगर मार्केट में सबके पास अगर ज्यादा पैसा आ जाएगा, मनी फ्लो अगर ज्यादा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन होगा। अब इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है आपका कौन, आपको पूछा भी जाएगा कि अगर इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गया, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा। तो इसका जो मेन जो कंट्रोल करता है वो करता है आपका आरबीआई, ठीक है। अब आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, तो वो लाता है आपका मौद्रिक नीति, ठीक है। क्या लाता है, मौद्रिक नीति, दैट मींस मॉनेटरी पॉलिसी। इसी मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग पढ़ेंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, ये सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले। क्यों, देखो, तो हमने कहा कि मार्केट में क्या आ जाता है, पैसा आ जाता है, तो पैसा जो ज्यादा आ गया मार्केट में, तो आरबीआई क्या करेगा, उस पैसे को अपने पास मंगा लेगा,
ठीक है, इस तरीके से करेगा। और मान लो कि पैसा कम हो गया मार्केट में, क्योंकि अगर पैसा एकदम कम हो जाएगा तो फिर तो इकोनॉमिक जो हमारा अर्थव्यवस्था है वो तो डेवलप ही नहीं करेगा, क्योंकि पैसा रहेगा तभी तो बिल्डिंग्स बनेंगे, कारखाना बनेंगे, ठीक है, कारखाना में प्रोडक्शन होगा, लोगों को जॉब मिलेगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को मेंटेन रखना है, ठीक है, इस चीज को मेंटेन जो करता है वो कौन करता है कि कितना पैसा मार्केट में रहना चाहिए, जिससे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो प्लस आपका इन्फ्लेशन भी ज्यादा ना बढ़े। तो ये सब जो काम किया जाता है, जो किया जाता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और आरबीआई क्या करती है इसके लिए? मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, मौद्रिक नीति लाती है। अब इस मौद्रिक नीति में क्या क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, फिर फिजिकल पॉलिसी क्या होता है। तो इस मौद्रिक नीति में जो होता है वो क्या क्या होता है, तो उसमें होता है आपका एक आरबीआई है, आरबीआई को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक ऑफ बैंक, मतलब बैंकों का बैंक। तो आपको पूछा जाएगा कि बैंकों का बैंक किसको कहते हैं, तो आरबीआई को कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, आरबीआई का, ऐसे हम आरबीआई डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहां सिर्फ कंसेप्ट वाली चीज करेंगे, बस थोड़ा बताते रहो। आरबीआई को क्या कहते हैं? बैंक ऑफ बैंक कहते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका मुंबई में है। कब ये फॉर्म हुआ था? तो याद रखिएगा कौन से एक्ट के द्वारा हुआ, तो एक्ट था 1934, 1934 के एक्ट से। बट ये फॉर्म कब हुआ? तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1935, इतना याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है कि कौन सा जो आपका कमिटी के रिकमेंडेशन पे ये फॉर्म हुआ था, तो यंग हिल्टन कमिटी के रिकमेंडेशन पे ये फॉर्म हुआ था। ये सब पॉइंट आपको लिखे हुए मिलेंगे, बस अभी केयरफुली सुनिए, ठीक है। तो यंग हिल्टन कमिटी पे ये फॉर्म हुआ था। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि मैक्सिमम, ठीक है, कितने रुपए का नोट जो है आरबीआई जारी कर सकता है, तो 10,000 रुपए तक का नोट आरबीआई जो है जारी कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं, हमने कहा कि अगर मनी जो मार्केट में अगर जो मनी आ जाएगा तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? महंगाई बढ़ जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन आ जाएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या लाती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, मौद्रिक नीति लाती है। उस मौद्रिक नीति मतलब अब क्या करेगी? जो आरबीआई है मार्केट में कितना पैसा रहना है उसको कंट्रोल करेगी। कैसे करेगी? तो वो करेगी रिवर्स रेपो रेट से, बैंक रेट से, एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर। अब देखो ये कैसे काम करता है, कैसे ये मनी को कंट्रोल करता है। देखिए सबसे पहला ये है आपका आरबीआई। क्या है? आरबीआई, जिसको हम लोग बैंक ऑफ बैंक बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? बैंकों को पैसा देता है, ये हमें पैसा नहीं देता है। किसको देता है? याद रखना, इसका काम ये नहीं कि वो हमें पैसा देगा, ये कॉमर्शियल बैंक को, वाणिज्य बैंक को पैसा देता है। जैसे कि आरबीआई हो गया, जैसे कि आपका एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, तो ये सब क्या है? कॉमर्शियल बैंक है, तो उनको पैसा देता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो आपका बैंक रेट क्या होता है। तो देखिए सिंपल याद रखना, बैंक रेट में बोलूं, रिवर्स रेपो रेट बोलूं या एमएसएफ है। एमएसएफ मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये तीनों जो है एक रेट है। जैसे कि हम किसी से पैसा लेते तो बोलते हैं ना 5% का महीना देंगे, इस तरीके। तो ये सब क्या है? ये रेट है। तो रिवर्स रेपो रेट बोले, चाहे बैंक रेट बोले, चाहे आपका एमएसएफ बोले, ठीक है, ये तीनों ऐसा रेट है जिस पे जो आरबीआई है किसको पैसा देता है? बैंक को पैसा देता है। किसको? वाणिज्य बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को। चाहे हम आपको क्या बोले? आपको बैंक रेट बोले, ठीक है, चाहे हम आपको रेपो रेट बोले, चाहे हम आपको क्या बोले? तीसरा एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अच्छे से याद है एमएसएफ, ठीक है, तो या हम एमएसएफ बोले। अब बोलोगे ठीक है सर ये तीनों तो रेट है, मान लीजिए किसी बैंक को पैसा लेना, अब बैंक क्यों पैसा लेता है? सिंपल सी बात है, बैंक आरबीआई से अगर पैसा लेता है तो वो क्या करता है? सिंपल, आप लोगों को पैसा देता है। आप लोन लेने जाते हो, ठीक है, तो लोन लेते हो किससे लेते हो? कॉमर्शियल बैंक से लेते हो, डायरेक्टली आरबीआई से नहीं लेते हो। तो बैंक के पास जो भी पैसा आता है, चाहे वो आरबीआई से आए, ठीक है, चाहे कोई लोग जमा करता है, तो ये बैंक क्या कर देता है? वो आप लोगों को दे देता है और आप लोगों से फिर से वो इंटरेस्ट लेता है। ये सिर्फ बीच का काम करता है, इसका कोई ये नहीं है, ठीक है, खुद का इसका पैसा कुछ नहीं। तो मान लीजिए कि जो आरबीआई है 3 तरीके का रेट है। एक है बैंक रेट, तो याद रखिएगा बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जिसपे दीर्घकालीन, मतलब लंबे समय के लिए, जब कोई भी कॉमर्शियल और वाणिज्य बैंक आरबीआई से जब लोन लेती है लंबे समय के लिए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब लंबे समय के लिए अगर कोई भी लिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो अगर
आरबीआई से कोई भी कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लेगा, लंबे समय के लिए तो कौन सा, वो बैंक रेट पे लेगा। बट अब बोलेगा देखो सर बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ये क्या होता है, फिक्स किया जाता है हर साल। अभी भी कुछ होगा, आप जाके देखोगे तो अभी लेटेस्ट अगर आपने देखा है तभी जाके चेक कीजिएगा। जैसे कि एमएसएफ जो है आपका आई थिंक 6.75 है, 6.75 है आपका एमएसएफ है। और रेपो रेट जो है आई थिंक अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, 6.5 है, 6.5 है रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट 3.35 है। ये हमेशा आपको ये चीज समझना है, आप ये अपडेट होता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो देखो, तो ये हो गया आपका बैंक रेट हो गया, ठीक है। ये बैंक रेट हो गया जो लंबे समय के लिए क्या होगा, जब भी कोई भी कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से लेना है तो लंबे समय के लिए वो बैंक रेट से, बैंक रेट पे जो भी बैंक रेट आरबीआई फिक्स करेगा तो उस पे कॉमर्शियल बैंक को वो पैसा देता है। रिवर्स रेपो रेट, सॉरी रेपो रेट क्या होता है, ये रेपो है, ठीक है, रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है, ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, याद रखिएगा। और एमएसएफ क्या होता है, मान लीजिए किसी भी बैंक को, ठीक है, एकदम अर्जेंट एक रात के लिए अगर पैसा चाहिए, ओवर द नाइट, मतलब एक नाइट के लिए, ओवरनाइट के लिए चाहिए, एक नाइट के लिए अगर चाहिए तो वो होता है आपका एमएसएफ, ठीक है। तो आप इसमें डिफरेंस समझो, आपको बैंक रेट बोले, रेपो रेट बोले, एमएसएफ बोले, ये तीनों जो है एक ऐसा रेट है जिस रेट पे आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक को क्या करती है, पैसा देती है। पहला पॉइंट, जो सबसे लंबे समय के लिए अगर किसी को पैसा लेना है आपको आरबीआई से, किसी भी बैंक को, तो वो बैंक रेट पे लेगा। अगर शॉर्ट पीरियड के लेना है, कम समय के लिए लेना है तो वो रेपो रेट पे लेगा। बट अगर सिर्फ एक रात के लिए, ओवर द नाइट अगर लेना है तो वो एमएसएफ पे लेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, जब भी वो बैंक रेट पे लेगा, लंबे समय के लिए लेगा, तो कोई भी कॉमर्शियल बैंक को, जैसे हम लोग किसी से कुछ लेने जाते हैं तो क्या करता है, पैसा लेने जाते हैं तो कुछ गिरवी हमसे रखवा लेता है, या हमारा खेत हो चाहे कुछ हो। तो याद रखिएगा, जब भी वो बैंक रेट पे लेगा तो यहां कोई भी गिरवी कुछ भी नहीं रखना होता है, कोई भी सिक्योरिटीज नहीं रखना होता है। बट जब भी वो रेपो रेट पे लेगा, जब भी वो रेपो रेट पे लेगा कोई भी बैंक आरबीआई से, तो वहां उसको सिक्योरिटीज रखना पड़ेगा, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब वो गिरवी कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कोई एक बैंक है तो उसका कुछ शेयर हो सकता है, या उसका कुछ बॉन्ड हो सकता है, ये सब चीज हो सकता है, ठीक है। तो इस यहाँ कुछ गिरवी आपको रखना होता है। एक एमएसएफ होता है, इसके बारे में भी मैंने बताया कि ओवर दी नाइट के लिए, मतलब एक रात के लिए अगर लेना है। याद रखिएगा, इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा, ठीक है, जो रेट होता है हमेशा, वो होता है एमएसएफ। एमएसएफ का रेट हमेशा ज्यादा होता है, अभी भी आप जाके चेक कीजिएगा। ये एक रात के लिए दिया जाता है और ये सबसे ज्यादा जो रेट होगा, मान लीजिए ये 5 है, ये आपका रेपो बैंक रेट मान लीजिए कि 4 है, और रिवर्स रेपो रेट मान लीजिए 4.5 है, तो ये जो एमएसएफ होगा ये 4.5 से भी ज्यादा होगा, मतलब ये दोनों से ये हमेशा ज्यादा होगा। तो ये था जब भी आरबीआई पैसा देगा कॉमर्शियल बैंक को, और ये कॉमर्शियल बैंक फिर क्या करेगा, ये वहां से लेके फिर से आपको पैसा देगा जब आप इस बैंक से लेने जाएंगे। मान लीजिए कि आपका एचडीएफसी में है, चाहे आपका एसबीआई में खाता है, तो इस तरीके से आरबीआई से इसने लिया और आरबीआई से उसके बाद आपको इस दे। तो ये था आपका रेपो रेट, ठीक है, बैंक रेट और एमएसएफ। इसके बाद एक आता है आपका रिवर्स रेपो रेट। अब देखो, यहां आपने पढ़ा रेपो रेट, अब हम बात करते हैं कि जब भी जो बैंक से पैसा आरबीआई लेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब ये क्यों हो रहा है मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा, ऐसा क्यों ले रहा है, दे रहा है। यहां हो गया आपका रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। देखिए, रिवर्स रेपो रेट दैट मीन्स वो रेट जिस पे आरबीआई क्या करेगा, ये रेट कौन फिक्स करता है, याद रखिएगा, बैंक फिक्स नहीं करेगा। ये रिवर्स रेपो रेट हो चाहे ये आपका रेपो रेट है, रेट जो फिक्स किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। तो रिवर्स रेपो रेट जो है, अभी मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट है 3.35, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, ये चेंज होते रहता है, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट जो है आपका 3.35% है। तो मान लीजिए कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक से जब पैसा लेगा आरबीआई, मान 1 लाख रुपया लिया आरबीआई कोई भी कॉमर्शियल बैंक से, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, तो उसके बदले जो रेट होगा, किस रेट पे लिया, तो 3.35% पे। तो याद रखना, रेपो रेट क्या है, जिसपे आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, जिसपे कॉमर्शियल बैंक जो है आरबीआई को आपको पैसा देती है, ठीक है। अब बोलेंगे सर ऐसा हो क्यों रहा है, तो देखिए, इसका जो सबसे बड़ा कारण है आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है, तो आरबीआई इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि जो मार्केट में है उससे
आपका मनी कंट्रोल। आप बोलेगा सर ये कैसे हो रहा है, तो ध्यान से सुनो। देखो, मान लो कि अभी रेपो रेट हमने, रिवर्स रेपो रेट हमने माना है। अभी मान लीजिए कि आपका बैंक के पास बहुत पैसा आ गया कहीं से, ठीक है, मान लीजिए कि बैंक के पास अभी पैसा है, ठीक है, और मार्केट में भी पैसा है, ठीक है। तो ये बैंक तो अपने पास पैसा रखना नहीं चाहेगा, ये क्या करेगा, चाहेगा कि और मार्केट में पैसा दिया जाए ताकि क्या हो, उसके और इंटरेस्ट मिले, क्योंकि बैंक का तो काम ही वही है। तो इस समय जब आरबीआई को समझ में आए कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन चल रहा है, ऑलरेडी मुद्रास्फीति है, और अगर मार्केट में पैसा आएगा तो उससे क्या होगा, तरलता और बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी और हो जाएगा, लोगों के पास और पैसा आ जाएगा, लोग और लोन लेंगे और क्या करेंगे, आपका परचेजिंग पावर जो है लोगों का घटेगा, क्योंकि पैसा ज्यादा हो रहा है मार्केट में, ठीक है, और डिमांड क्या है उस चीज का, सब लोग डिमांड करेंगे, तो क्या होगा, उसका महंगाई और बढ़ेगा। तो इस केस में क्या करेगा, आरबीआई ने क्या किया, जो रिवर्स रेपो रेट है इसको आपको बढ़ा दिया। मान लीजिए 3.35% था, तो इसने इसको 5% कर दिया। मतलब जो बैंक है, बैंक को पता चला क्या कि जो आरबीआई है अब वो तो 5% दे रहा है, मतलब हम अगर उसके पास पैसा जमा करते हैं तो 5% हमको ये क्या देगा, उसके बदले हमें ब्याज देगा। तो वो क्या करेगा, अपना जो पैसा है वो तो इसमें डालेगा ही, आरबीआई के पास देगा ही, प्लस वो ट्राई करेगा कि जो मार्केट में जो पैसा है वो भी वो उठाए और आरबीआई के पास जमा करे। तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो लिक्विडिटी है, मार्केट में जो तरलता है पैसे का, वो घटने लगेगा। क्या करेगा, जो बैंक के पास जो पैसा था वो भी इसमें डालेगा, और वो जो बैंक जो दूसरों को भी दिया वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा कि वो पैसा वापस आरबीआई के पास दे, क्योंकि आरबीआई ने क्या कर दिया, रिवर्स रेपो रेट ज्यादा कर दिया है। तो हमेशा याद रखना, यहां आपको क्वेश्चंस बनेगा कि अगर रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो मार्केट में क्या होगा, तो मार्केट में तरलता कम जाएगा, मार्केट में लिक्विडिटी घट जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर रिवर्स रेपो रेट अगर घटता है, अगर रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ता है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ता है तो क्या करेगा, जो बैंक है अपना पैसा फिर से क्या करेगा, मार्केट से उठाएगा, और वो क्या करेगा, आरबीआई के पास दे देगा, क्योंकि आरबीआई उसको पहले से ज्यादा अब क्या दे रहा है, आपको रेट दे रहा है। तो ये एक रिवर्स रेपो रेट आपने समझा, ठीक है। उसी तरीके से हम यहां से कोई भी ले ले, मान लीजिए बैंक रेट ले लेते हैं। अब बैंक रेट से फिर कैसे मनी, बेसिकली काम क्या करना है, हमें मनी फ्लो को कंट्रोल करना है। मनी फ्लो कौन कंट्रोल करेगा, आरबीआई। मान लीजिए, ठीक है, कि जो बैंक रेट है, ठीक है, बैंक रेट है, बैंक रेट अगर मान लीजिए कि बैंक रेट बढ़ गया, बैंक रेट बढ़ गया, तो आपको लगता है कि ये बैंक वाले जो है, ठीक है, बैंक वाले जो है ये आरबीआई के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमको पैसा दो, नहीं, ये नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि बैंक रेट बढ़ गया। तो अगर बैंक रेट बढ़ गया तो ये भी क्या करेगा, मार्केट में पैसा फ्लो को कम करेगा। क्योंकि अगर बैंक रेट हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, सिंपल सा फंडा है, अगर हम लोग बैंक रेट इंक्रीज कर देते हैं तो ये बैंक जो है आरबीआई के पास नहीं जाएगा पैसा के लिए, और इसके पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो ये मार्केट में भी पैसा नहीं लगाएगा। और इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि बैंक रेट अगर घट गया, ठीक है, बैंक रेट अगर घट गया, बैंक रेट घट गया मतलब कम रेट पे आरबीआई पैसा दे रहा है, तो क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, ये आरबीआई के पास जाएगा और पैसा उठाएगा, वो उठाएगा और वो और डालेगा मार्केट में। तो जैसे ही बैंक रेट अगर घटेगा, तो याद रखिएगा, बैंक रेट अगर घटेगा, जस्ट ऑपोजिट, ध्यान से, अगर बैंक रेट घटेगा तो आरबीआई ये क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक यहां से और पैसा लेके आएगा और मार्केट में और पैसा देगा और लिक्विडिटी इंक्रीज कर देगा, तरलता इंक्रीज कर देगा। ध्यान रहेगा कि बैंक रेट अगर इंक्रीज होता है तो लिक्विडिटी घटेगा, अगर बैंक रेट डिक्रीज होता है तो लिक्विडिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहां आपको क्या करवाया, एकदम ध्यान से, रिवर्स रेपो, जैसे रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो गया, दैट मींस जो बैंक जो है, ठीक है, आपका आरबीआई जो है बैंकों को ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, पैसा अगर वो आरबीआई में जमा करता है तो बाहर से वो पैसा क्या लेगा, वो आपको मार्केट में पैसा नहीं देगा, वो आरबीआई के पास देगा, जिससे क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी घट जाएगा। इसको ध्यान से सुनिएगा, जो जो चीज मैं आपको बताया, ठीक है। तो आपने यहां समझा कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, और यही सब चीज जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी है जो आरबीआई के द्वारा लाया जाता है, जिससे आरबीआई क्या करता है, मनी फ्लो को मार्केट में कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझना है, कुछ भी घुमा के दे सकता है, जैसे कि अभी क्वेश्चंस में दूंगा, ठीक है। अब दो चीज आपको याद रखना, एक होता है आपका सीआरआर, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, और एक होता है आपका एसएलआर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या है, देखो, कैश रिजर्व रेशियो मतलब कैश, देखो हमेशा याद रखना, जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपके दिमाग में क्या रहता है, बैंक में आखिर पैसा क्यों जमा करते हो,
वो इसलिए करते हो कि कभी भी मुझे अगर बैंक से जरूरत पड़ा तो मैं बैंक में जाऊंगा, मुझे पैसा मिल जाएगा, ये आपके दिमाग में रहता है। तो इसी चीज को ताकि देखो, पैसा तो हम लोग बहुत जगह लगा सकते हैं, पर बैंक में क्या होता है, सिक्योरिटी होता है कि हाँ मुझे जब जरूरत पड़ेगा मैं बैंक जाऊंगा और बैंक से मुझे पैसा मिल जाएगा। तो इसीलिए इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने क्या रूल निकाला है, CRR का रूल निकाला है, दैट मींस कैश रिजर्व रेशियो का रूल निकाला है। इसमें क्या है सर, तो इसमें ये है, ठीक है, कि अगर कोई भी बैंक में कुछ भी पैसा जमा होता है, मान लीजिए अगर 100 रुपया जमा होता है, तो मान लीजिए कि CRR ये भी रेट है, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, मौद्रिक नीति के अंदर, मान लीजिए कि 100 रुपया जो CRR है जो 3% फिक्स किया गया है, ठीक है, 3% फिक्स किया गया है, ठीक है, और जो SRR है, ठीक है, आपका 10% फिक्स किया गया है। तो इसका मतलब आप समझे, मान लीजिए कि 3% और 10%, मैं एग्जांपल लेके आपको बस बता रहा हूं, ठीक है। देखो तो CRR है, ठीक है, तो CRR क्या होता है कि मान लीजिए कि जो आपका कोई भी एक कॉमर्शियल बैंक है, आप SBI में गए, आपने 100 रुपया जमा किया, तो CRR के हिसाब से क्या होता है, अगर 100 रुपया आपको बैंक में जमा हुआ है, कोई भी वाणिज्य कोई भी कॉमर्शियल बैंक में, तो CRR अगर 3% है, तो 100 रुपया में 3% क्या होगा, आपको बैंक को, उस कॉमर्शियल बैंक को, मान लीजिए आपने SBI में आप गए, SBI में आपने 100 रुपया जमा किया, तो जो 100 रुपया जमा हुआ है SBI में, उसमें से 3 रुपया निकाल के SBI क्या करेगा, RBI के पास जमा करेगा। क्यों जमा करेगा, ताकि जब भी कोई संकट का कंडीशन आए, और बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक जो खुद बैंकरप्ट हो जाता है, आपने सुना है कभी खुद बैंक का पैसा खत्म हो गया, बहुत सारे ऐसे बैंक, क्योंकि बहुत लोग लेके भी पैसा भाग जाते हैं। तो उस कंडीशन को, मान लीजिए हमने 100 रुपया जमा किया, हमको कभी भी जरूरत पड़ सकता है, तो इस कंडीशन को सुनिश्चित करने के लिए कि कभी भी बैंक आउट ऑफ मनी ना हो, इस कंडीशन को सुनिश्चित करने के लिए CRR और SLR का कंसेप्ट लाया गया है। तो जैसे ही आप 100 रुपया बैंक में जमा करोगे, तो उस बैंक का ये कर्तव्य है, किसके थ्रू, CRR के थ्रू, कि अगर CRR 3% है तो 3 रुपया वो RBI को जमा करेगा। उसी प्रकार से SLR क्या होता है, SLR होता है कि मान लीजिए 10% है अभी SLR, ये सब तय कौन करता है, RBI करता है, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, बैंक रेट हो, MSF हो, CRR हो, SLR हो। अब जो ये SLR है, SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है, जैसे कि अगर 100 रुपया जमा हुआ है, ठीक है, तो 3 रुपया जो जमा होगा वो RBI के पास जमा होगा, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैश रिजर्व रेशियो। और जो 10% जो होगा, मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है, तो उसका 10% जो होगा, आपको बैंक में अगर आपने 100 रुपया जमा किया, तो उसका जो 10% होगा, मतलब जो 10 रुपया है, SBI को, मान लीजिए आपने SBI में 100 रुपया जमा किया, तो 10% अगर SLR है, तो उसको 10% अपने पास रखना ही होगा, 10% को छोड़ के ही वो बाकी का अगर 90 रुपया है, तो उसको ही वो फिर दूसरे काम में वो यूज कर सकता है। मान लीजिए आपने मुझे मैं एक बैंक हूं, ठीक है, मेरे पास आपने 100 रुपया जमा किया, तो अगर मान लीजिए कि SLR क्या है, 10% है, तो 10% मतलब 100 रुपया का 10%, 10 रुपया, तो 10 रुपया मैंने अपने पास रखा, और 90 रुपया जो है, इस 90 रुपया को मैं फिर किसी और को दे सकता हूं, या किसी को मैं लोन दे सकता हूं। तो यही कंसेप्ट है, इसको मैं फिर से एक बार आपको यहां दिखा देता हूं। जैसे कि देखिए, अगर CRR का बात करते हैं, तो मान लीजिए कोई भी आप ये हो, ठीक है, आपने क्या किया, आप ये हो, ठीक है, आपने 10,000 रुपया, 10,000 रुपया आपने बैंक में जमा कर लिया, आपका SBI बैंक हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका CRR अगर अभी मान लीजिए कि जो आपका रिजर्व बैंक ने अगर 3% रखा है CRR, तो इसका जो 10,000 का क्या हो जाएगा, 3% जो हो जाएगा आपका RBI के पास जमा हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा क्यों जमा किया जाता है, ताकि कभी भी कोई भी बैंक का पूरा पैसा खत्म ना हो, ठीक है, और जब कस्टमर आए तो उसको उनका पैसा मिल पाए। दूसरा होता है आपका SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब SLR क्या बोलता है, मान लीजिए SLR 20% है, ठीक है, 20% है, मान लीजिए आप हो, आपने 100 रुपया जमा किया आपका अपना बैंक SBI में, ठीक है, तो 100 जो ये 1000 रुपया है, ठीक है, 1000 रुपया है, तो 1000 का 20% कितना होगा, 200 होगा। तो SLR जो 200 है, 200 क्या हो जाएगा, वो जो बैंक है, ये जो बैंक है, बैंक खुद जमा करके रखेगा तो वो SLR होगा, और बैंक जो आपको RBI को जाके जो जमा करके रखेगा वो CRR होगा। तो बैंक क्या करेगा, 200 को अपने पास जमा रख लेगा, ये कैश के फॉर्म में रख सकता है, गोल्ड के फॉर्म में रख सकता है, या बॉन्ड के फॉर्म में रख सकता है, ये तीनों से किसी भी फॉर्म में आप ये अपना वो बैंक रख सकता है। तो समझ में आया SLR क्या है, CRR क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये सब चीज हमने आपको समझा दिया, ठीक है।
अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए अब एक लास्ट पॉइंट आपको मैं समझाता हूं कि जो ये था मॉनेटरी पॉलिसी, जो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से आरबीआई जो है मार्केट में पैसा को कम करता है और ज्यादा करता है, और कम ज्यादा करने के हिसाब से ये क्या करता है, आपका जो इन्फ्लेशन रेट है उसको मेंटेन करके रखता है और अर्थव्यवस्था को क्या करता है, स्टेबल करके रखता है, ताकि अर्थव्यवस्था बढ़ता जाए, ठीक है, हमारे भारत का। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो जारी करता है वो आरबीआई करता है। अब क्या है, एक फिजिकल पॉलिसी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि जो फिजिकल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति, ये कौन करता है, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री। मेनली इसमें क्या होता है, तो सिंपल याद रखो कि गवर्नमेंट का काम ये होता है कि कितना पैसा उसके पास आएगा और कितना पैसा वो कहां कहां लगाएगा। जैसे सिंपल सा बजट में हम लोग क्या देखते हैं कि बजट में ये देखते हैं कि उनके पास कितना पैसा आने वाला है और वो कितना पैसा कहां कहां आपका एक्सपेंड करेंगे। तो कितना पैसा आएगा और कहां कितना आपका उसका स्पेंड किया जाएगा, कहां उतना खर्च किया जाएगा, तो ये सब जो होता है, ठीक है, कितना कमाया जाएगा और कितना खर्च किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, वो जो होता है आपका जो आता है वो आपका राजकोषीय नीति में आता है, फिजिकल पॉलिसी में आता है, ठीक है। ये मेन चीज है जो आपको समझ के रखना है, बाकी आपको पीडीएफ में भी लिखा रहेगा। अब हम लोग आते हैं आपके क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन था, अब ध्यान से समझना, इस सबके बहुत क्वेश्चन, ये पीवाई की हुई ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका, आपका दरोगा में ही आ चुका है। देखिए अब यहां बोला है कि अगर रिवर्स रेपो रेट, याद रखना, देखो जैसे जैसे मैंने समझाया, अगर रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, क्या तरलता बढ़ेगी, डेट मींस लिक्विडिटी बढ़ना, मतलब मार्केट में पैसा बढ़ना। क्या लिक्विडिटी बढ़ेगी, क्या लिक्विडिटी घटेगी, या कोई इफेक्ट नहीं होगा, या इफेक्ट जिसको नहीं समझ में आएगा वो डी ही मारेगा क्योंकि ये लंबा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इफेक्ट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट एंड परमानेंट कैपिटल, मैक्सिमम लोग यही मारेंगे जिनको नहीं पता होगा। देखिए तो हमने क्या बोला, रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज होगा तो इस केस में क्या होगा, रेपो रेट अगर इंक्रीज हो गया है, रेपो रेट क्या था, मतलब रिवर्स रेपो रेट क्या था, रिवर्स रेपो रेट वो रेपो रेट था जिस पे आपका जो आरबीआई है क्या करता था, कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेता था। तो ये अगर इंक्रीज हो जाता है तो सब पैसा आरबीआई अपने पास मंगा लेगा। अगर आरबीआई अपने पास मंगा लेगा तो मार्केट में कोई पैसा नहीं होगा, मतलब मार्केट में कोई भी लिक्विडिटी नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। और यही अगर मैं बोलूं कि अगर रिवर्स रेपो रेट की जगह अगर बैंक रेट दिया हो, तो अगर मान लीजिए कि बैंक रेट अगर इंक्रीज हो गया, बैंक रेट अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा आप बताओ। तो बैंक रेट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो ये मैं आप पे छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने समझा था कि बैंक रेट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो जो बैंक रेट क्या था, वो रेट था जिसपे आरबीआई क्या करता था, आपका कॉमर्शियल बैंक को आपको क्या देता था, पैसा देता था। तो कॉमर्शियल बैंक क्या होगा, अब उससे पैसा नहीं लेगा, ठीक है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आप मुझे बताना। तो ये था आपका पूरा का पूरा ये। नेक्स्ट है आपका, देखिए रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक इज कॉल्ड, मतलब एक रात के लिए जो पैसा दिया जाता था, ठीक है, वो किस रेट पे दिया जाता था, तो आपको याद रखिएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एक चीज और याद रखिएगा, जो ये जो आपका मैंने यहां एक चीज आपको समझाया था, एक चीज आप समझ लीजिए बस। देखिए जो यहाँ जो एमएसएफ होता है ना, जो ये जो रेट होता है, ये हमेशा याद रखना, ये जो रेट होता है ये उस जो आप कोई भी एक बैंक है, ठीक है, कोई भी एक बैंक है, मान लीजिए वो उसको एक रात के लिए पैसा चाहिए, तो आरबीआई उसका क्या चेक करेगा, उस बैंक का क्या चेक करेगा, तो उस बैंक का क्या चेक करेगा। मान लीजिए आप किसी के, आप एक बैंक है, आप खुद एक बैंक हो, आप गए आरबीआई के पास, आपको रात के लिए एकदम एक रात के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आरबीआई क्या चेक करेगा, आरबीआई उसका चेक करता है एसएलआर। एसएलआर क्या था, मैंने अभी समझाया था। एसएलआर क्या था, एसएलआर क्या था, ये वो रेट था, ठीक है, ये वो रेट था जो आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है। मान लीजिए कि 10% है, तो उस बैंक के पास जितना भी पैसा आता है उसका 10% वो अपने पास रखेगा, ठीक है, बाकी का पैसा वो लोन पे किसी को देगा। तो वो क्या करता है, एसएलआर चेक करता है। तो याद रखिएगा एमएसएफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस बैंक का एसएलआर पे एमएसएफ मिलता है, ठीक है, बस इतना आपको समझना है, ठीक है। तो ये ओवरनाइट के लिए किस पे देता है, एमएसएफ पे देता है। एक है विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट द फिजिकल पॉलिसी, याद रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति आरबीआई करता है, ठीक है, और आपका राजकोषीय जो नीति होता है वो आपका
कौन करता है? वो फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है। ठीक है, तो प्लीज बताइएगा, ये कंसेप्चुअल वाला चीज था, मैंने आपको पूरा समझा दिया। इसके बाद जो पूरा फैक्चुअल चीज जो आरबीआई से स्पेशली पूछा जाता है कि आरबीआई का कौन सा काम है, कौन सा नहीं है, तो मेन जो फैक्ट वाला था, जो भी कंसेप्ट वाला था, वो हमने आपको यहाँ समझा दिया। और जो मेन जो बच गया, फैक्ट वाला बच गया, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसको हम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मेहनत हम आपके लिए पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। आप लोग भी उसी तरीके से पूरी तरीके से मेहनत कीजिए। आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना कमेंट जरूर नीचे रखिएगा। और आप ज्योग्राफी का पूरा कंप्लीट कर लीजिए। पूरा जो सेट दिया गया, टोटल 5 सेट दिया गया, उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए। कंटेंट में कोई भी किसी भी तरीके का कमी नहीं किया गया है, अपने तरफ से हम बेस्ट दे रहे हैं। अगर इतना कर लेते हो, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। जय हिंद।